Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start at class 11th history, chapter 11, Path to Modernization. My dear, in this chapter, in my study video, I taught you that Meiji Restoration. Why Meiji Restoration introduced in Japan? What was the reason behind that? These all points we discussed in our previous video. I hope you have remember that what I taught you in my previous video. My dear, it was clearly explained by me that in my previous video, America, who wanted to establish himself a new station in Eastern Pacific Ocean. So that's why he established the emperor system in Japan. He promote Meiji. Meiji was old dynasty of Japan, and as you know that during 12th century to 16th century, 12th century to 16th 17th century, it was namely emperor. All the power was practiced by the shogun or Tokugawa family, shoguns. 250 years this pattern was running. But 1867 to 68, Meiji Restoration that was introduced in Japan. The emperor who came in the Edo and started the new system that is called emperor system. Here I want to tell you that what is the meaning of emperor system also. Emperor system, it means the government made from emperor, bureaucrats and army. I mean to say that at the time the new government also worked to build what they called the emperor system. Japanese scholars use this term. The emperor was part of the system along with the bureaucracy, the military and the exercise power. Military, bureaucracy and emperor. There are three main elements in the emperor system. My dear, these all points discussed by me in my previous video. हमने आपसे कहा था 1867 to 68 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे। देश में तरह तरह का असंतोष था, अनसेटिस्फैक्शन चल रहे थे। इसी बीच 1853 में अमेरिका ने कोमोडोर मैथ्यू पेरी को जापान सरकार से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा, जिसमें जापान की तरफ से अमेरिका को कुछ छूट प्राप्त होती पूरी प्रशांत महासागर में, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। और यहां पे और मैथ्यू पेरी ने जापान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किया पॉलिटिकल रिलेशन के लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए। ये सिग्नेचर इंपॉर्टेंट था। द एम्परर वुड बी ट्रीटेड एज एम्परर। अब वो एम्परर एक राजा के रूप में था। व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। अगले साल एक और ट्रीटी पे सिग्नेचर हुआ जिसमें जापान चीन के रास्ते में था और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देखता था। उसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने जहाज़ों के लिए फ्यूल की भी जरूरत थी, ईंधन भरवाने की जरूरत थी। इस समय केवल एक ही पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार करता था, वो था हॉलैंड। ये मैं आपको बता चुका हूं। पेरी के आने के बाद जापान की स्थिति धीरे धीरे बदली। शोगुनों को जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया। सम्राट मेजी को एडो में लाया गया और फिर यहीं से एडो को जापान की राजधानी बना करके नए शासन तंत्र का शुरुआत कर दी गई। एम्परर सिस्टम की शुरुआत कर दी गई। मैंने आपसे कहा था कि ब्यूरोक्रेट्स
लोग ये जानते थे कि यूरोपीय देश भारत में अन्य जगहों से भारत की तरह ही वो अन्य एशिया के प्रांतों को अपनी कॉलोनी बना रहे हैं। इसलिए चीन के लोग, जापान के लोग इस बात से शंकित थे। उनका मानना था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भी इनकी कॉलोनी बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी जापान या हमें भी ब्रिटेन की कॉलोनी बनना पड़े। इसीलिए सरकार ने फोकोकू क्योहे, प्रॉस्परस कंट्री, पावरफुल मिलिट्री का नारा दिया। और फिर इस नारे की नीति के ऐलान के बाद उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था के विकास को और मजबूत और सेना के निर्माण को और ताकतवर करने की जरूरत समझी। यहां पे राष्ट्र की भावना का निर्माण, पैट्रियाटिक फीलिंग्स अपने नागरिकों के अंदर लाना, ये उनके लिए चैलेंज था और उन्होंने ऐसा किया। राजा को सूर्य देवी का वंशज माना गया, राजा के जन्मदिन पे छुट्टियां मनाई गई, राजा सैनिक वेश पहनने लगा, नए स्कूल सिस्टम की शुरुआत की गई। 1890 तक आते आते एजुकेशन से संबंधित राजाज्ञा ने, गवर्नमेंट आर्डर ने लोगों को पढ़ने, जनता के सार्वजनिक और सामाजिक हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। 1870 के दशक में नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण शुरू हुआ। लड़के और लड़कियों के स्कूल जाने अनिवार्य हो गया और 1910 तक तकरीबन ऐसी स्थिति आ गई कि स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा। पढ़ाई की फीस बहुत कम थी। शुरू में पाठ्यचर्या पश्चिमी नमूनों पर आधारित थी, लेकिन 1870 के डिकेड्स तक आते आते आधुनिक विचार पर जोर देने के साथ साथ राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने करिकुलम में, सिलेबस में जो किताब रखे और जो शिक्षकों के प्रशिक्षण का व्यवस्था की, उसमें जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया। जापान राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना बनाने रखने के लिए चैप्टर डाले गए, जैसे मोरल एजुकेशन, कल्चरल एजुकेशन विषयों को पढ़ना जरूरी रखा समझा गया। किताबों में अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द करिकुलम एंड द selections of the textbook, as well as in the teaching, training, what was the called moral culture had to be taught. And text urged children to revere their parents, be loyal to the nation, and to become good citizen. These are points discussed by me, my dear. I am reminding you again this paragraph because this is the very important paragraph. राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार ने पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। To integrate the nation, the Meiji government imposed a new administrative structure by alternative old village and dominion boundaries. The administrative unit had to revenue educate, maintain the local schools and health facilities, as well as serve as a recruitment center for the military. All young men over 20 had to do period of military service. A modern military was forced by develop. A legal system was set up to regulate the formation of political groups, control the holding of meetings, and impose the strict censorship. In all these measures, the government had to face opposition. The military and the bureaucracy were put under the direct command of the emperor. This meant that even after constitution was enacted, these two groups remained outside the control of the government. In all these measures of the government faced opposition. राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार ने पुराने गांव और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर एक नया स्ट्रक्चर बनाया,
नया प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया। प्रशासनिक इकाई में पर्याप्त राजस्व जरूरी था जिससे स्थानीय स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रखी जा सके, इसलिए इनकम की व्यवस्था की गई। साथ ही ये इकाइयां सेना के लिए भर्ती केंद्र के काम आ सकें, इसको इस तरीके से डेवलप किया गया। स्कूलों को, मेडिकल फैसिलिटीज को इस तरह से बनाया गया कि लोग स्वस्थ हों और जापानीज आर्मी में भर्ती हों। 20 साल से अधिक उम्र के नौजवान के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम करना अनिवार्य हो गया। एक आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया। कानून व्यवस्था बनाई गई जो राजनीतिक गुटों के गठन को देख सके, बैठकें बुलाने पर नियंत्रण रख सके और सख्त सेंसर व्यवस्था बना सके कि पेपर में कुछ ऐसा ना छपे जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित हो। साथ ही इन तमाम उपायों में सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। सेना और ब्यूरोक्रेट्स को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया, यानी कि संविधान बनने के बावजूद यह दो गुट सरकारी नियंत्रण से बाहर रहे। लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना, इन दो अलग आइडियोलॉजी को महत्व देने के दूरगामी नतीजे हुए। सेना ने इलाके जीतने के लिए मजबूत विदेश नीति के लिए दबाव बनाया। इस वजह से चीन और रूस के साथ जंग हुई। दोनों में ही जापान विजयी रहा। अधिक डेमोक्रेटिक और लोकप्रिय मांग अक्सर सरकार की इन आक्रामक नीतियों का विरोध में जाती थी। जापान आर्थिक रूप से विकास करता गया और उसने अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम किया। अपने देश में उसने लोकतंत्र के प्रसार को कुचला, डेमोक्रेटिक डिमांड को उसने दबा दिया, साथ ही कॉलोनियल स्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास किया। उपनिवेशीकृत लोगों के साथ टकराव का रिश्ता कायम किया। जो भी कंट्री कॉलोनी स्थापित कर रही थी उसके प्रति जापान के लोगों के मन में एक नई सोच थी। माय डियर, I hope you are getting understand what I am saying. The tension between these different ideals represented by the democratic constitutions and modern army was to have far-reaching the consequences. The army praised for various foreign policy to acquire more territory. This led to war with China and Russia, in both of which Japan was the victor. Popular demand for greater democracy was often in opposition to the government's aggressive policies. Japan developed economically and acquired the colonial empire that suppressed the spread of democracy at home and put it in the collision with the people to colonized. मैंने आपसे कहा कि किस तरीके से जापान के अंदर एक नई विचारधारा आ रही थी। जापान में नए स्कूलों का निर्माण हुआ। जापान में फीस पढ़ने के लिए बहुत कम रखी गई। जापान के जो सिलेबस थे, करिकुलम्स थे, उसमें जापान राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना, अपने पेरेंट्स के प्रति निष्ठा की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना और अच्छे नागरिक बनने की बात की गई। मोरल एजुकेशन के पाठ रखे गए। जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया। शिक्षा मंत्रालय ने जिस सिलेबस को रखा उसमें शिक्षकों के भी ट्रेनिंग की बात की गई। मोरल एजुकेशन में बल दिया गया। और फिर पॉलिटिकल अगर स्ट्रक्चर को देखें तो जापानी गवर्नमेंट ने अपने पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बदला। गांव की सीमाओं को बढ़ा करके नगरों में मिला दिया गया। रेवेन्यू कलेक्ट करने की व्यवस्था की गई। स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रखी गई, क्योंकि एक अच्छा स्कूल और एक अच्छा स्वास्थ्य ही लोगों को ट्रेन करेगा जिससे वो आर्मी में भर्ती हो सके। देश की सेवा के लिए 20 साल से अधिक उम्र के जो नौजवानों को, यंग पीपुल्स को सेना में काम करना अनिवार्य कर दिया गया। आधुनिक सैन्य बल को तैयार किया गया। कानून व्यवस्था बनाई गई, सेंसरशिप लागू कर दिया गया और जो संविधान लागू हुआ उसमें ब्यूरोक्रेसी और आर्मी को उसके बाहर रखा गया। इसका परिणाम हुआ, आर्मी ने दबाव देकर के कॉलोनियल स्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की।
कॉलोनी बनाने की बात की, उपनिवेश स्थापित करने की बात किया। माय डियर, ये सारी चीजें जो हो रही थी, उससे एक तरफ तो जापान की बाउंड्री बढ़ रही थी, जापान ताइवान, चीन, रूस जैसे देशों को जीत रहा था, तो दूसरी तरफ उसने डेमोक्रेटिक डिमांड को भी दबाया। मिलिट्री की पावर बढ़ती गई और फिर अंततः 1945 तक आते आते जापान को अपने इस जो एक्सट्रीम अप्रोच थी उसको रोकना पड़ा। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई वांट टू डिस्कस विथ यू माय डियर। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग यू। सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी, अगर आप बुक में देखें पेज नंबर आई थिंक 236 पे, तो एक जहाज की आकृति दी गई है। जापानी ने काले जहाज या लकड़ी के कोलतार से सीलबंद जहाज के रूप में दिखाते हैं। यह जो अजीबोगरीब है, जो जापानी लोग विदेशियों और उनके आदतों को दिखाने के लिए इस चित्र का यूज करते हैं। उनका मानना है कि जापान कभी भी बंद नहीं रहा है, वो हमेशा खुला रहा है। जापान हॉलैंड और चीन के रास्ते विदेशों से कनेक्टेड था, जुड़ा हुआ था। आप देखें राइट साइड में एक लेख लिखा हुआ है, जापानी आर्टिकल है, कांजी चीनी चित्रात्मक चिन्ह, लाल काता काना नीला, हीरागाना हरा। तो आप देखिए कि कई कलर के यूज किए गए हैं, लाल, नीला, हरा, तीनों के अपने अलग अलग मीनिंग्स हैं। नीचे लिया है राइटिंग्स जापानीज, कांजी चाइनीज कैरेक्टर्स रेड, काताकाना ब्लू, हीरागाना ग्रीन। तो ये जो वर्ड लिखे गए इनके अपने मीनिंग्स थे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी टॉपिक। ओके, कहता है अनदर इंपॉर्टेंट मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। अर्थव्यवस्था किस तरह से मॉडर्न हुई, इसके बारे में मेजी सुधारों की एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था। इसके लिए कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया। जापान की पहली रेल लाइन 1870-72 टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच बनाई गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मशीनें यूरोप से आयात की गई। मजदूरों को ट्रेनिंग देने के लिए विदेशी कारीगर बुलाए गए। साथ ही उन्हें जापानी विश्वविद्यालयों और स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा गया। जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा गया। 1872 में आधुनिक बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत की गई। मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसी कंपनियों को सब्सिडी और करों में फायदे के लिए उनको फायदा देकर महत्वपूर्ण जहाज निर्माण कंपनी के रूप में कन्वर्ट कराया गया। अब जापान में बड़े जहाजों का निर्माण शुरू हुआ और ये द्वितीय विश्व युद्ध तक ये दोनों कंपनियां जाइबित्सु और सुमितोमो बड़ी व्यापारिक कंपनी के रूप में अपने को स्थापित रखी। माय डियर, when you will read this paragraph, this is clearly explained that the two companies that was promoted by Japan. That another important part of the Meiji reform was the modernizing of the economy. Funds were raised by the levying an agriculture tax. Japanese first railway line between Tokyo and the port of Yokohama was built in 1817 to 72. Textile machinery was imported from Europe, and foreign technicians were employed to train workers as well as to teach the universities and schools. And Japanese students were sent abroad in 1872. Modern banking institutions were launched. Companies like Mitsubishi and Sumitomo were helped through subsidies and tax benefits to become
major ship. So that Japanese traders was from now on carried in Japanese ship Jaibitsu, large business organization controlled by individuals' family, dominated the economy till after the Second World War. My dear, what I'm telling, in 1872, modern banking institutions were launched. Companies like Mitsubishi and Sumitomo were helped through subsidies and tax benefits to become major shipbuilders so that Japanese trade was from now on carried in the Japanese ship. Yaibitsu, the large business organization controlled by individual families, dominated the economy till after the Second World War. मित्सुबिशी, सुमितोमो जैसी कंपनियों को सब्सिडी और करों में फायदे देकर के जापान की प्रमुख कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। जायबित्सु एक बड़ी व्यापारिक संस्था के रूप में एक विशिष्ट परिवार के कंट्रोल में चलने वाली कंपनी बनी जो द्वितीय विश्व युद्ध तक जापानी अर्थव्यवस्था का सेंटर बनी रही। द पॉपुलेशन 35 million in 1872 increased to 55 million. In 1922, the reduced population pressure, the government actively encouraged the migration first to the northern island of Hokkaido, which had been a largely autonomous area where the indigenous people called the Ainu lived, and then had to Hawaii and Brazil, as well as the growing colonial empire of the Japan. Within Japan, there was a shift to town as industry developed. By 1925, 21% of the population lived in cities. By 1935, the figure had grown up to 32%. कितनी वृद्धि हुई? कहता है 1872 में जनसंख्या जो जापान की 3.5 करोड़ थी वो 1920 तक आते आते 5.5 करोड़ हो गई। 35 मिलियन से 55 मिलियन हो गई। जनसंख्या के प्रेशर को कम करने के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने माइग्रेशन पॉलिसी इनकरेज की और फिर माइग्रेशन पॉलिसी इनकरेज करके सरकार ने प्रवास को, माइग्रेशन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। उन्होंने उत्तरी टापू जो नॉर्दर्न जो आइलैंड थी होकाइडो की ओर, जो काफ़ी हद तक स्वतंत्र इलाका था जहां आइनू कहे जाने वाले देसी लोग रहते थे, और फिर हवाई और ब्राज़ील और जापान के बढ़ते हुए कॉलोनियल एम्पायर की तरफ ध्यान दिया। उद्योगों के विकास के लिए, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए लोग शहरों से में आए। 1925 तक 21% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती थी, शहरों में रहती थी, जो 1935 तक आते आते 32% तक पहुंच गई। एक बड़ी जनसंख्या अब शहरों में आकर रहने लगी। ये जापान के अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण के कुछ स्टेप्स थे। जैसे जैसे जापान विकास करते गया, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ जापान में, फिर लेबर की कंडीशन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, अग्रेसिव नेशनलिज्म के पुट भी इसमें दिखाई देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।